हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 19 पॉल्यूशन ऑफ एयर। इससे पहले हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस तक पूरे कर चुके हैं और अब हमें इसका ई पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म स्मॉग, लिस्ट इट्स हार्मफुल इफेक्ट। तो सबसे पहले आपको स्मॉग के बारे में बताना है। तो अब आपको याद हो गया होगा अब तक कि स्मॉग कैसे बनती है। जब स्मोक के पार्टिकल्स, स्मोक में क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब NO, NO2, N2O, ये सारे नाइट्रो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, तो स्मोक जिनमें ये सब पार्टिकल्स होते हैं, जब ये दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ, मतलब जो और एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन हो गया, ये सब जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जब ये सब के साथ कॉन्टैक्ट में आता है और एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ साथ फॉग भी मिल जाता है, मतलब जब ये तीन, स्मोक जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, एयर पॉल्यूटेंट्स और फॉग, फॉग बेसिकली वाटर वेपर्स ही हो गया यहाँ पे, जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो स्मॉग बनता है। ठीक है, और स्मॉग के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं कि इट लीड टू डिजीजेस रिलेटेड टू लंग्स। मतलब अगर हम स्मॉग को इनहेल करते हैं तो लंग्स डिजीज हो जाती है। लंग डिजीजेस का मतलब क्या, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। ठीक है, ये सब क्या है, स्मॉग की वजह से होते हैं। इसलिए ज्यादातर विंटर्स में ज्यादा लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि जो स्मॉग है वो बेसिकली विंटर्स में ही ज्यादा होता है। विंटर्स में ही फॉग होती है तो स्मॉग भी वहीं पे ही ज्यादा होता है। सेकंड, इट प्रिवेंट्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ व्हिच अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट। मतलब अब देखो, स्मॉग की जो लेयर है वो सनलाइट को एंटर नहीं होने देगी। जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, सनलाइट ऐसे आ रही है, तो अब मान लो यहाँ पे ऊपर एक स्मॉग की लेयर आ गई। ठीक है, तो ये सनलाइट को नीचे पूरी तरीके से एंटर नहीं होने देगी, जिससे जो हमारे अर्थ पे प्लांट्स वगैरह हैं वो उनकी फंक्शनिंग बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें सनलाइट में नहीं मिल रही, और सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स विल बी अफेक्टेड। ठीक है, ये दो हार्मफुल पॉइंट्स हैं, ह्यूमंस के लिए भी हैं और प्लांट्स के लिए भी। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड रेन। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एसिड रेन के बारे में पढ़ना। अब बेसिकली स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो एसिड, जो नॉर्मल वाटर, जो नॉर्मल रेन वाटर होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा एसिड प्रेजेंट होता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। जो एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, हार्मफुल नहीं है ये। वो वाटर वेपर्स के साथ मतलब वाटर या वाटर वेपर्स के साथ जुड़ के क्या हो जाता है कि अ, जो रेन वाटर है उसको एसिडिक बना देता है। लेकिन अब यही वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े की जगह ज्यादा अमाउंट में मिल जाए, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ स्मोक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, तो क्या होता है कि ये वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन हो जाती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ थोड़े से अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल रहा था, वाटर वेपर्स के साथ मिल रहा था, इसलिए जो रेन हो रही थी वो स्लाइटली एसिडिक थी, वो नॉर्मल रेन ही था, वो थोड़ा बहुत एसिड था उसमें। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड डाला जा रहा है, ज्यादा अमाउंट में स्मोक है, ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ये क्या करते हैं, ये वाटर वेपर्स के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। अब जब इतने सारे पॉल्यूटेंट्स वाटर वेपर के साथ आ गए, तो ये क्या करेगा, ये जो वाटर है उसके साथ मिलके नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। ये इतने सारे पॉल्यूटेंट्स वाटर की प्रेजेंस, वाटर वेपर्स के साथ क्या आ गया, वाटर मिल गया, तो ये क्या बना देंगे, ये एसिड बना देंगे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड जो हवा में, जो वाटर वेपर्स हैं, ये क्लाउड्स हैं, उनमें मिक्स हो जाते हैं और रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। अब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं कि ये पूरे रेन वाटर को एसिडिक बना देते हैं, हाईली एसिडिक बना देते हैं, जिसकी वजह से वो जो रेन है वो एसिडिक होती है। ठीक है, उसे एसिडिक बना देते हैं और इसी तरीके की रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। ये बहुत हार्मफुल है, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। क्यों? एज इट वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स फॉर सॉइल, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकाल देता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। अब जब ये पानी वगैरह में गिरेंगे, ठीक है, समुद्रों में, लेक्स में, जब ये बारिश होगी तो उसके पानी को भी वो एसिडिक बना देंगे, जिससे उनकी एक्वेटिक लाइफ में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने हार्मफुल इफेक्ट्स लिख दिए, पूछे नहीं थे, लेकिन बेसिकली नोट लिखने को बोला था, उसमें मैंने सोचा हार्मफुल इफेक्ट्स भी ऐड कर देने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या क्या इफेक्ट, मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का तो एक ही कॉन्सिक्वेंस होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पूरे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट का यही कॉन्सिक्वेंस है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। लेकिन अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब ये ज्यादा हार्मफुल होती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, ग्लेशियर्स विल मेल्ट एट अ हायर रेट। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं ये हायर रेट पे मेल्ट करेंगे। मतलब क्या, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल के पानी बन जाएंगे। पानी बनेंगे तो जो सी लेवल है, जो समुद्र का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर सी लेवल इंक्रीज होता है तो जगह जगह पे फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सी लेवल में राइज आ जाता है तो जगह जगह पे जो फ्लड्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड, वार्मिंग ऑफ एटमोस्फेयर ऑफन लीड्स टू फॉरेस्ट फायर। आजकल काफी जगहों पे जो फॉरेस्ट फायर है वो नेचुरली लग जाती है। नेचुरली क्यों लग रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का वो बढ़ रहा है। एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब जो हवा है वो गर्म हो रही है। और कुछ कुछ जगहों पे हवा इतनी गर्म हो जाती है कि वो अपने आप ही जो सूखी पत्तियां हैं फॉरेस्ट वगैरह की उन पे आग लगा देती है। लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी 5 मेथड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के कोई भी 5 मेथड्स बताने हैं। तो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, बहुत सारे दे रखे हैं आपकी बुक में। मैंने यहाँ पे 5 ऐसे लिखे हैं जो सबसे इजीली याद हो सकते हैं। फर्स्ट, एनफोर्स स्ट्रिक्ट एंटी पॉल्यूटिंग मेजर्स। एंटी पॉल्यूटिंग मेजर्स मतलब ऐसे लॉज या ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए या मेजर्स लेने चाहिए जो एंटी पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, मतलब जो प्रेरित करें लोगों को कि वो पॉल्यूशन ना करें। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि पॉल्यूशन इज वेरी हार्मफुल, पॉल्यूशन कम से कम करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्लांट मोर ट्रीज, प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, मतलब डिफॉरेस्टेशन को रोको और ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करो। ठीक है, अब इसका भी रीजन है कि भाई जितने ज्यादा ट्रीज ग्रो करोगे क्या होगा, ज्यादातर जो वेस्ट प्रोडक्ट या पॉल्यूटेंट्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट ये ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेंगे और बदले में ऑक्सीजन छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, ना सिर्फ एयर प्योरीफाई होगी जबकि ऑक्सीजन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल एंड सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स। ज्यादा जो पेट्रोल होता है उसमें लीड मतलब वो अनलीडेड नहीं होता, जिसकी वजह से उससे स्मोक पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, वो जो लेड के या स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर को पॉल्यूट करते हैं। इसलिए जो पेट्रोल हम यूज करते हैं वो अनलेडेड होना चाहिए, और या तो पेट्रोल होना चाहिए या फिर सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, सीएनजी इज ऑल्सो नॉन पॉल्यूटिंग इन नेचर। फोर्थ, अवॉइड बर्निंग ऑफ क्रैकर्स एज दे कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। अब पटाखे वगैरह जलाने से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, उनका जो कूड़ा वगैरह होता है जलने के बाद वो लैंड पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। तो क्रैकर से, अकेले क्रैकर से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, जिस इसलिए हमें क्रैकर्स वगैरह को भी बर्न नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, अवॉइड बर्निंग ऑफ ड्राई वेजिटेबल पील्स। जो सूखे सब्जियों के जो मतलब छिलके होते हैं, पील्स का मतलब छिलके हो गए, उनको हमें ओपन में जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, मेक देयर कंपोस्ट इंस्टेड, उसकी जगह हमें उनका नॉर्मल कंपोस्ट बना देना चाहिए। कंपोस्ट क्या होता है, बेसिकली मिट्टी में एक गड्ढा किया और उसमें वो सारे वेजिटेबल पील्स डाल के उस गड्ढे को बंद कर दिया। इससे क्या होगा, वो वेजिटेबल पील्स डीकम्पोज हो जाएंगी और जो उनके न्यूट्रिएंट्स है वो वापस सॉइल में चले जाएंगे, मतलब जो सॉइल है उसको फर्टाइल बना देगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं। अब जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करेंगे।